तो दोस्तों आज के विषय में हम जो चर्चाएं करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के बारे में, यानी कि भारत के हृदय स्थल के बारे में आज हम जानने वाले हैं। बहुत कम लोगों को ये बातें पता होगी कि उत्तर प्रदेश को भारत का हृदय स्थल कहा जाता है। क्लास शुरू करने से पहले मैं एक और बात कहना चाहूंगा, यदि आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आप पुराने हैं तो दूसरों को भी शेयर कर दीजिएगा। देखिए आज के विषय में जो हमारी चर्चाएं हैं उत्तर प्रदेश से संबंधित है। ये मान के चलिए जिन छात्रों ने पूरी क्लास को अच्छे तरीके से देख लिया और नोट्स बना लिया, मैं गारंटी लेता हूं कि उसका एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा उसके एग्जाम में, चाहे वो यूपी कांस्टेबल का एग्जाम देने जाए या आरओ का एग्जाम देने जाए, यहां तक कि अगर वो पीसीएस का भी एग्जाम देने जा रहा है तो ये मान के चले एक भी प्रश्न उसका गलत नहीं होगा। दोस्तों आइए अब प्रारंभ करते हैं, बिना किसी और बात की चर्चा करते हुए सीधा आते हैं अपने टॉपिक पर। जैसा कि बात करते हैं उत्तर प्रदेश को हमें देखने से पहले क्या करना होगा, भारत के मैप को देखना होगा ताकि हमें उत्तर प्रदेश अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। देखिए उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश कहां पर मौजूद है, तो आप देख सकते हैं ये है उत्तर प्रदेश। तो मैप में यदि आप देखते हैं तो उत्तर प्रदेश यहां पर अवस्थित है। अब बात ये कर लेते हैं कि उत्तर प्रदेश के साथ कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जो कि बॉर्डर शेयर करते हैं, अर्थात कहने का मतलब ये है कि भारत के ऐसे कौन कौन से राज्य हैं जो उत्तर प्रदेश के साथ क्या करते हैं, अपनी सीमा साझा करते हैं। ऐसे में अगर देखा जाए तो सबसे पहली बात की जाती है दोस्तों झारखंड की बात की जाती है। दूसरी बात करते हैं तो दूसरा राज्य कौन सा है, हिमाचल प्रदेश। और तीसरे राज्य की बात करते हैं तो हरियाणा है। फिर उसके बाद यदि आप देखते हैं तो राजस्थान आपको मिलेगा। फिर उसके बाद यदि आप देखते हैं तो मध्य प्रदेश मिलेगा। फिर उसके बाद आप देखते हैं तो छत्तीसगढ़। और उसके बाद यदि आप देख रहे हैं तो उड़ीसा। और आठवां राज्य हमारा कौन सा हो जाता है, एक मिनट फिर से एक बार इसको मैं क्रम कर देता हूं क्योंकि क्रम में चीजें नहीं हो पा रही हैं। एक मिनट इसको मैं क्रम से कर दे रहा हूं। देखिए सबसे पहली बात करते हैं तो आपका आ जाएगा उत्तराखंड। दूसरी बात करते हैं तो दूसरा स्टेट कौन सा है, हिमाचल प्रदेश। तीसरा स्टेट कौन सा है तो हरियाणा है। चौथे स्टेट की बात करते हैं तो राजस्थान। और पांचवें की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश। छठे की बात करते हैं तो छत्तीसगढ़। और सातवें की बात करते हैं तो झारखंड। और आठवें राज्य की बात करते हैं तो बिहार। देखिए उत्तर प्रदेश से यदि आप देखें तो उत्तर प्रदेश से 8 ऐसे राज्य हैं जो क्या कर रहे हैं, अपनी बॉर्डर शेयर कर रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा उत्तर प्रदेश के साथ जो बॉर्डर शेयर करने वाले राज्य हैं भारत के, वे कितने हैं, 8 राज्य हैं। कितने राज्य हैं, तो 8 राज्य हैं। और उसके बाद बात कर लेते हैं यूनियन टेरिटरी की बात करते हैं। यूनियन टेरिटरी की बात करते हैं जिसे बोला जाता है यूटीज, अर्थात कहने का मतलब ये है कि केंद्र शासित प्रदेश बोला जाता है। केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत यदि आप देखते हैं तो हमारा जो दिल्ली है यानी न्यू दिल्ली की बात करते हैं तो दिल्ली जो है ये भी उत्तर प्रदेश के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है। अब बात एक कर लेते हैं कि अंतरराष्ट्रीय सीमा की बात करते हैं कि क्या कोई देश भी ऐसा है क्या कि जो उत्तर प्रदेश के साथ अपनी बॉर्डर शेयर कर रहा है। तो ऐसे में अगर आप देखते हैं तो नेपाल, यदि आप देखें तो नेपाल को देख सकते हैं। नेपाल जो है यहाँ पर बॉर्डर शेयर कर रहा है। तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यदि आप देखते हैं तो कौन सा देश है जो बॉर्डर शेयर कर रहा है यानी सीमा साझा कर रहा है, तो वो है नेपाल। तो सबसे पहले बात हमने जाना कि उत्तर प्रदेश के बारे में हमने ये जाना कि उत्तर प्रदेश के साथ कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जो बॉर्डर शेयर कर रहे हैं। तो हमने देखा कि सबसे पहले उत्तराखंड, फिर हिमाचल प्रदेश, फिर हरियाणा, फिर राजस्थान की बात करते हैं, फिर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार। तो ध्यान रखिएगा ये 8 राज्य के नेम आपको कम से कम पता ही होना चाहिए क्योंकि कहीं ना कहीं यहां से क्वेश्चन बनते रहते हैं आपके एग्जाम में। दूसरी बात कर लेते हैं केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत यदि हम देखते हैं तो आपको दिल्ली मिल जाता है। और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यदि आप देखते हैं तो कौन सा राज्य मिल जाता है, सॉरी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यदि आप देखते हैं तो कौन सा वो देश है जो उत्तर प्रदेश के साथ क्या कर रहा है, अपनी बॉर्डर शेयर कर रहा है। देखिए कहीं जाइएगा नहीं, एक एक चीजों को समझते चलिए और लिखते चलिए ताकि आपकी बेहतर तैयारी हो जाए। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, एक बार हम उत्तर प्रदेश के मैप को देखते हैं ताकि हमें और अच्छे तरीके से सारी चीजें क्लियर होते चले। देखिए हमने सबसे पहले आपको बताया था कि उत्तर प्रदेश के साथ जो बॉर्डर शेयर करने वाले हैं वे कौन कौन से राज्य हैं। तो ये है उत्तर प्रदेश का मैप है। तो सबसे पहले बात हमने आपको बताया था उत्तराखंड, फिर हिमाचल प्रदेश, फिर हमने आपको हरियाणा बताया था। फिर उसके बाद यदि आप देखें तो राजस्थान आपको मिल जाएगा। और मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश की जो बॉर्डर है दोस्तों कुछ ऐसे आई हुई है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश की बॉर्डर ऐसे खींची गई है। ठीक है, तो ये है मध्य प्रदेश। फिर उसके बाद यदि हम देखें छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ की जो बॉर्डर है इस तरह से है, तो ये है छत्तीसगढ़ की बात कर सकते हैं।
फिर उसके बाद हम देखें झारखंड की बात कर लेते हैं, तो झारखंड की बॉर्डर कुछ इस तरह से है। और उसके बाद यदि आप देखते हैं तो बिहार की बात करते हैं तो बिहार कुछ इस तरह से है, ठीक है। तो बिहार के राज्य की बात करते हैं तो बिहार राज्य के बॉर्डर ऐसे है। अब उसके बाद नेपाल की बात कर लेते हैं, तो बहुत सारे छात्र नहीं जानते हैं, ठीक है। नेपाल की बात कर लेते हैं, तो नेपाल की जो बॉर्डर है दोस्तों वो कुछ इस तरह से है, नेपाल की बॉर्डर, ठीक है। तो ये बातें भी आप ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि उत्तर प्रदेश का कौन सा वो जिला है जो मध्य प्रदेश के साथ सबसे ज्यादा बॉर्डर शेयर करता है। तो लिखिएगा, उत्तर प्रदेश का जो एक जिला है ललितपुर, उत्तर प्रदेश का जिला ललितपुर की बात करते हैं, तो ललितपुर एक ऐसा जिला है जो क्या है दोस्तों कि मध्य प्रदेश के साथ सबसे ज्यादा बॉर्डर शेयर कर रहा है, ठीक है। या कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश के साथ सबसे ज्यादा अपनी सीमा साझा कर रहा है या सटा हुआ है, तो वो है कौन सा है, ललितपुर, ठीक है। तो आपके एग्जामिनेशन में यहां से प्रश्न बन सकता है कि मध्य प्रदेश के अंदर तक कौन सा वो जिला है जो गया हुआ है, तो वो है ललितपुर। देखिए कई बार क्या होता है, मध्य प्रदेश की सरकार हमसे ये कहती है कि आप क्या करिए, हमें ललितपुर दे दीजिए, क्योंकि वैसे भी यहाँ आपको डेवलपमेंट करने में काफी परेशानी होती है। लेकिन आप तो जानते ही हमारे उत्तर प्रदेश के इस समय मुख्यमंत्री हैं श्री आदित्य योगीनाथ की बात करते हैं, तो बोलते हैं नहीं, अगर तुम्हारे पास कुछ हो तो मुझे दे दीजिए, हम 1 रुपए भी देने वाले नहीं है, ठीक है। तो ये बातें भी आप ध्यान रखिएगा। अब बात ये कर लेते हैं कि उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जो सबसे ज्यादा राज्यों के साथ क्या करता है, अपनी बॉर्डर शेयर करता है। तो ऐसे में अगर आप देखें तो सोनभद्र की बात की जाती है, किसकी बात की जाती है, सोनभद्र। तो लिख लीजिएगा, सोनभद्र जो है सबसे ज्यादा राज्यों के साथ अपनी बॉर्डर शेयर करता है। तो सोनभद्र क्या करता है, सबसे ज्यादा राज्यों के साथ बॉर्डर शेयर करता है। तो अगर आप देखें तो कौन कौन से वे राज्य हैं, सबसे पहली बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की बात करते हैं, दूसरी बात करते हैं छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, तीसरी बात करते हैं तो झारखंड की बात की जाएगी, और चौथे राज्य की बात करते हैं तो बिहार। तो ऐसे में अगर आप देखते हैं तो सोनभद्र के साथ जो बॉर्डर शेयर करने वाले भारत के वे राज्य हैं कौन कौन से हैं, सबसे पहले हमने आपको बताया मध्य प्रदेश के बारे में, फिर उसके बाद हमने आपको बताया छत्तीसगढ़ के बारे में, फिर उसके बाद हमने आपको बता दिया झारखंड के बारे में, और फिर उसके बाद हमने आपको बता दिया बिहार के बारे में। तो ध्यान रखिएगा, सोनभद्र के साथ यदि आप देखें तो भारत के 4 ऐसे राज्य हैं जो अपनी बॉर्डर शेयर करते हैं। चलिए अब इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। तो हमने पहले भी बताया था कि उत्तर प्रदेश को क्या कहा जाता है, भारत का हृदय स्थल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि अगर आप देखें तो भारत के सभी राज्यों में से उत्तर प्रदेश भारत का अकेला ऐसा राज्य है जो सबसे बड़ी जनसंख्या वाला राज्य है। तो सबसे ज्यादा जनसंख्या अगर कहीं की है तो वो है उत्तर प्रदेश की है, और इसलिए यदि आप देखते हैं तो उत्तर प्रदेश को क्या कहा गया है, उत्तर प्रदेश को कहा गया है भारत का हृदय स्थल कहा गया है। अद्भुत है चीजें, आप सोचिए कि कितना बेहतर तरीके से इसका नाम रखा गया है। सोचिए एक बार कि हृदय स्थल, हाँ, एक बार आपके हृदय में जो बातें आ जाती हैं उसी तरह से अगर आप देखें तो हमारे राज्य का भी नाम है, तो इसकी जितने भी महिमा मंडल आप करें उतना ही कम है, ठीक है। आइए अब बात करते हैं कि राज्य के नामकरण के बारे में, कि उत्तर प्रदेश का नाम कब कब क्या रहा है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों उत्तर पश्चिमी प्रांत की बात करते हैं। 1836 से लेकर 1877 की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश का जो नाम रहा है दोस्तों उत्तर पश्चिमी प्रांत रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद 1877 से लेकर 1902 की बात करते हैं, 1902 की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश का नाम रहा उत्तर पश्चिमी आगरा, और अवध प्रांत की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश का नाम ए भी रहा है। फिर उसके बाद 1902 से लेकर 1937 की बात कर लेते हैं, यानी कि 1937 की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश का नाम क्या रहा है, तो संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध की बात करते हैं। फिर उसके बाद बात कर लेते हैं 1937 से लेकर 1950 तक की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश का नाम क्या रहा है दोस्तों, संयुक्त प्रांत रहा है। कहीं कहीं पर आपको मिल जाता है यूनाइटेड प्रोविंस मिल जाता है, क्या मिल जाता है, यूनाइटेड प्रोविंस की बात करते हैं। तो ये बातें भी ध्यान रखिएगा, यूनाइटेड प्रोविंस की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश का एक नाम ये भी है। फिर उसके बाद बात कर लेते हैं तो 1950 के बाद क्या होता है कि संयुक्त प्रांत का नाम सीधा और सीधा उत्तर प्रदेश हो जाता है। और कब ऐसा होता है तो 24 जनवरी 1950 की बात करते हैं। 24 जनवरी 1950 में क्या हो जाता है, यही उत्तर प्रदेश यानी कि जिसे संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था, अब इसे संयुक्त प्रांत से किस नाम से जाना गया है तो उत्तर प्रदेश के नाम से जाना गया है। उत्तर प्रदेश की राजधानी तो आप जानते ही हैं लखनऊ है अभी वर्तमान में, लेकिन ये बातें आप नहीं जानते होंगे कि उत्तर प्रदेश की राजधानी पहले कुछ और भी थी।
तो उत्तर प्रदेश की राजधानी पहले कुछ और थी, समय समय पर राजधानियां बदलती गई हैं क्योंकि आवश्यकता के अनुसार ही कहीं ना कहीं राजधानियों में परिवर्तन किया जाता है। देखिए सबसे पहले बात कर लेते हैं आगरा के बारे में। तो आगरा की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश की राजधानी ये भी रह चुकी है। कब से लेकर कब से तक है? तो 1836 से लेकर 1858 तक। देखिए उत्तर प्रदेश में यदि आप देखें ना तो उत्तर प्रदेश का एक जिला है मेरठ, यहां से 1857 की क्रांति भी हुई थी। 1857 की क्रांति की बात करते हैं ना तो इसका नेतृत्व मंगल पांडे जी ने किया था और उन्होंने गाय और सुअर वाली जो बनी उसकी चर्बी से बनी कारतूस को मना कर दिया था, ठीक है, वहां पर पश्चिम बंगाल यानी कि जो बंगाल है वहां से। तो जिसकी वजह से क्या हुआ था, आगे चलकर इन लोगों ने विद्रोह कर दिया था। तो वैसे अगर देखा जाए तो ये भारत का पहला विद्रोह माना गया, सिपाही विद्रोह। फिर यहाँ पर भी अगर उत्तर प्रदेश में अगर आप देखते हैं तो उत्तर प्रदेश में मेरठ से इसकी शुरुआत होती है। और मंगल पांडे जी की बात करते हैं ना, मंगल पांडे जी को 8 अप्रैल 1857 को फांसी भी हो जाती है। यही विद्रोह के कारण, किस विद्रोह के कारण? सिपाही विद्रोह के कारण। इसके बारे में हम जानेंगे। विद्रोह को अंग्रेजी में कहा जाता है रिवोल्ट कहा जाता है। बहुत सारे छात्रों को नहीं पता होता है तो ध्यान रखेंगे भाई, अंग्रेजी में विद्रोह को रिवोल्ट कहा जाता है। तो 1857 की बात करते हैं तो मंगल पांडे को फांसी भी हुई थी। ये अतिरिक्त जानकारी के तौर पर है, ये मत सोचिए कि उत्तर प्रदेश से ही रिलेटेड है। वैसे उत्तर प्रदेश से मेरठ में इसकी शुरुआत हुई थी, इसलिए मैंने यहाँ रिलेट कर दिया है, बाकी आगे पढ़ाऊंगा ही। उसके बाद बात कर लेते हैं कि प्रयागराज की बात करते हैं तो 1858 से लेकर 1921 तक क्या होता है, उत्तर प्रदेश की जो राजधानी रहती है दोस्तों वो प्रयागराज रहती है। उसके बाद यदि आप देखें तो लखनऊ, यानी कि प्रयास से क्या किया जाता है कि अब लखनऊ राजधानी को शिफ्ट करने का काम शुरू हो चुका है। तो दरअसल अगर आप देखें तो 1921 से लेकर 1935 तक क्या होता है, उत्तर प्रदेश की जो राजधानी रहती है वो लखनऊ रहती है। देखिए आंशिक का मतलब ये हो जाता है कि अभी पूरी तरीके से लखनऊ जो है राजधानी नहीं है, बल्कि इससे पहले प्रयागराज ही राजधानी है। बस वहां की चीजें लखनऊ शिफ्ट की जा रही हैं, ये कह सकते हैं। और जैसे आप ही हैं कि जैसे आप कोई मकान लेते हैं तो फिर क्या होता है कि लोग बोलते हैं कि भैया आप वहां जाकर रहने लगे, तो आप बोलते हैं नहीं वहां पूरी तरीके से तो नहीं रह रहे हैं, क्योंकि अभी हम वहीं रह रहे हैं जहां पहले रह रहे थे, ठीक है। लेकिन हाँ चीजें वहां शिफ्ट हमने करना शुरू कर दिया है। तो आंशिक रूप से आप वहां पर रह रहे हैं और पूर्ण रूप से आप यहाँ रह रहे हैं। और जब यहाँ की चीजें वहां पूरी तरीके से शिफ्ट हो जाएंगे तो पूर्ण हो जाएगा। वैसे ही अगर आप देखें तो उत्तर प्रदेश की राजधानी में भी यही परिवर्तन होता है, ठीक है। और उसके बाद बात करते हैं 1935 से अब तक। 1935 से लेकर अब तक की बात करते हैं दोस्तों, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी हो गई है लखनऊ। अब पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश की राजधानी यही है। क्या भविष्य में बदल सकती है कि नहीं? बदल भी सकती है और नहीं भी, मान के चलिए नहीं बदलेगी, क्योंकि इतना बड़ा इंफ्रा बन चुका है, अब बनाना काफी कठिन हो जाता है। ऐसी चीजों को बदलना काफी मुश्किल होता है और सरकार को काफी ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है। आइए अब हम बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में, अन्य चीजों के बारे में। वैसे इसका नाम आप जान ही चुके हैं, उत्तर प्रदेश का पूर्व नाम क्या था, तो इसके बारे में लिखने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन लिखना यहाँ पर है आपको, उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय राजभाषा का दर्जा कब दिया गया। तो 1989 की बात करते हैं, 1989 में उर्दू को द्वितीय राजभाषा के रूप में दर्जा दिया गया। लेकिन आप ये नहीं जानते होंगे कि उत्तर प्रदेश की पहली राजभाषा क्या है। राजभाषा का मतलब हो जाता है कामकाज की भाषा की बात करते हैं तो हिंदी है, ठीक है। तो हिंदी को ध्यान रखिएगा, हिंदी जो है उत्तर प्रदेश की पहली राजभाषा है और उर्दू जो है ये दूसरी राजभाषा है, ये बातें भी याद रखिएगा। अब उत्तर प्रदेश को भारतीय गणतंत्र का एक पूर्ण रूप से कब राज्य बना, तो 26 जनवरी, याद रख लीजिएगा। कहीं कहीं पर 26 जनवरी 1950 भी आ जाता है, ठीक है। अगर आपके ऑप्शन में 24 जनवरी और 26 जनवरी दोनों रहे तो आप 24 जनवरी को लगाएंगे। अगर आपके ऑप्शन में 26 जनवरी ना रहे, 24 जनवरी ऑप्शन में ना रहे तो आप क्या लगाएंगे, 26 जनवरी 1950 को लगाएंगे। उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश का विभाजन कब हुआ। दरअसल बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश को अलग कर दिया जाता है, एक समय आता है। तो किससे अलग कर दिया जाता है उत्तर प्रदेश से, तो उत्तराखंड को। तो उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश से इसलिए अलग कर दिया जाता है कि सोचिए मुख्यमंत्री लखनऊ में बैठे हैं, सोचिए एक बार, मुख्यमंत्री लखनऊ में बैठे हैं, पूरी सरकार यहाँ पर बैठी है। अब उत्तराखंड में कोई डिजास्टर आ जाते हैं या कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो सरकार को वहां पहुंचने में काफी टाइम लगता था। पहली चीजें तो ये है, मान लो जहाज वगैरह से पहुंच ही सकते हैं, लेकिन आप एक चीज ये सोचिए कि सरकार, कोई भी सरकार होगी तो क्या करेगी, यहाँ पर सीट ज्यादा है विधानसभा की, तो हर सरकार क्या करेंगे, यहीं पर डेवलपमेंट ज्यादा करेंगे,
उत्तराखंड में बहुत ही कम करेंगे। उत्तराखंड का पुराना नाम क्या था? उत्तरांचल था। पहले उस उत्तरांचल के नाम से हम जानते थे। उत्तरांचल के नाम से पहले एक लिखने वाली किताब भी आती थी, अगर आप कभी देखे हो तो उत्तरांचल के नाम से एक किताब भी आती, किताब क्या, कॉपी आती थी लिखने के लिए, ठीक है। तो ये उत्तरांचल को क्या कर दिया जाता है? तो 9 नवंबर सन 2000 को क्या किया जाता है? उत्तराखंड से अलग कर दिया जाता है 13 जिलों को निकालकर, मतलब 13 जिला उत्तराखंड को दे दिया जाता है, जिसे उत्तरांचल के नाम से जाना गया, ठीक है। और कब ऐसा किया जाता है? 9 नवंबर सन 2000 में, ठीक है। आइए अब हम आगे बढ़ लेते हैं। उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री अभी वर्तमान के हैं, श्री आदित्य योगीनाथ। उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन है? श्री गोविंद वल्लभ पंत की बात करते हैं, जिन्हें जीवी वल्लभ पंत भी कहा गया है। 26 जनवरी 1950 से लेकर 27 दिसंबर 1950 तक ये मुख्यमंत्री रहे उत्तर प्रदेश के। और यदि आप देखें तो भारत के चौथे गृह मंत्री के रूप में भी रह चुके हैं। अर्थात कहने का मतलब ये है कि ये भारत के चौथे गृह मंत्री के रूप में इन्होंने कार्य किया हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं, इन्हें 1957 में क्या किया जाता है? भारत रत्न से भी सम्मानित किया जाता है, ठीक है। तो भारत रत्न से भी इन्हें सम्मानित किया जाता है, ये बातें भी ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं? तो उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं। इन 75 जिलों को कितने भागों में डिवाइड किया गया है? तो 18 भागों में बांटा गया है, यानी कि मंडल में बांटा गया है। मंडल को अंग्रेजी में डिवीजन कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं और इन्हें 18 मंडलों में विभाजित किया गया है या डिवीजन किया गया है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है? सारस है, ये देख सकते हैं, सारस यहाँ पर है, ठीक है। उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या है, अगर आप देखें तो 2011 की जनगणना के अनुसार 20.42 करोड़ जो है उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है। देखिए उत्तर प्रदेश में एक और बात याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश यदि आप देखें तो भारत का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला राज्य तो है ही, लेकिन आप देखें तो हमारा उत्तर प्रदेश इतना बड़ा है कि इसके जैसे कई देश हैं, ठीक है। या कह सकते हैं कि जितना तो कई देश हैं उतना हमारे में केवल एक ही राज्य है भारत में, वो है उत्तर प्रदेश। ब्राजील की जानते हो कि नहीं? ब्राजील एक देश है जो विश्व में अगर आप देखेंगे तो जनसंख्या के हिसाब से छठा सबसे बड़ा देश है। तो जितना बड़ा ब्राजील है उससे ज्यादा अगर आप देखते हैं तो हमारे उत्तर प्रदेश वालों ने महारत हासिल किया हुआ है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में इतनी ज्यादा जनसंख्या है, आप ये भी समझ सकते हैं। लेकिन वर्तमान की जो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है, अगर आप देखें तो 23.5 करोड़ समथिंग उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या है इस समय मौजूद है। अगर आप लोगों को सारी बातें समझ में आ रही हैं तो आप लोग कमेंट भी करते चलिए और बताते भी चलिए, लाइक वगैरह भी करते चलिए। अगर मन करता है तो एक बार सब्सक्राइब भी कर लीजिए आप लोग, ठीक है। अगर आप लोगों को ये भी लगे कि हाँ मुझे दूसरों को भी शेयर करना चाहिए तो निश्चित तौर पर शेयर करिए। देखिए मैंने आपसे बताया है कि पुलिस वही व्यक्ति बन सकता है जो ये सोच के ना जाए कि मुझे सरकारी नौकरी लेना है, जो ये सोच के जाए पुलिस एक सेवा है और मैं क्या करूंगा? सेवा करूंगा। मैं अपने राष्ट्र की सेवा के लिए मैं जा रहा हूं, मैं अपने समाज की सेवा के लिए जा रहा हूं। अगर नौकरी के हिसाब से तैयारी नहीं करेंगे तो मैं गारंटी लेता हूं कि आपका सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि हर सरकारी सर्विस जो है वो सेवा के लिए है। पैसा कमाने के लिए बहुत सारी संस्थाएं हैं और पैसा आप कहीं से भी कमा सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप ये सोच के चलिए कि मुझे उत्तर प्रदेश पुलिस में इसलिए चयन होना है ताकि मैं क्या कर सकूं, एक तरह से ताकि मैं क्या कर सकूं, लोगों के लिए कुछ कर सकूं। तो लोगों के लिए कुछ करने के लिए आप जाइए, फिर देखिए आपका जो मनोबल है ना बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। आप ये मान के चलिए आपको खुद ही पढ़ने का मन करेगा, आपको दिन भर मोटिवेशन वीडियो, दिन भर फालतू की चीजें देखने की आवश्यकता होगी नहीं, ना आपको कोई डांटेगा। जब आप ये सोच के चलोगे मुझे दूसरों के लिए कुछ करना है, जब इंसान दूसरों के लिए कुछ करता है ना तो वो बहुत कुछ कर जाता है। जैसे हम लोग क्या होता है कि आपके लिए पढ़ाते हैं, देखिए अभी हमें पढ़ना होता है तो कई बार हम पीछे हो जाते हैं, चलो कोई नहीं आज नहीं कल देख लेंगे। लेकिन आपको पढ़ाना रहता है ना तो कोई छुट्टी हमारी नहीं होती है, हम लगातार मेहनत करते हैं कंटेंट को लेकर, हर तरह की चीजों को संवेदनशील होते हैं, क्योंकि हमें पता है हमें अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए करना है। और जहां दूसरों की बात आ जाती है वहां फिर हम पीछे नहीं हटते हैं। तो आप सभी लोगों से मैं यही कहूंगा कि उत्तर प्रदेश में अगर आपको चयन होना है तो ये मत सोचिए कि मुझे नौकरी कैसे मिलेगी, ये सोचिए कि मुझे दूसरों की सेवा कैसे करना है। और निश्चित तौर पर आपकी पढ़ने की क्षमता, आपके काम करने के तरीके बहुत तेजी के साथ बढ़ जाएंगे, हर तरह में बदलाव आ जाएगा। बस यही मान के चलिए आपके जीवन में वो बड़ा बदलाव कोई नहीं देख पाएगा जो आप देखेंगे। एक बार आप हमारी बातों को मन में बैठा लीजिए, मैं गारंटी लेता हूं कि आपके जीवन में जो बदलाव आएगा ना उस बदलाव के लिए आपको खुद नहीं पता है,
आप उसकी कल्पना स्वयं नहीं कर पाएंगे। और बदलाव होने के बाद आप जरूर मिलेंगे कि सर आपने जो हमें बताया था वाकई में वो चीजें, वो इवेंट बहुत ही खास था। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। इसी के साथ अब हम देखते हैं उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल जो है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। तो उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल क्या है? 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। अगर आप पूरे भारत के हिसाब से देखते हैं तो उत्तर प्रदेश का जो है भाग जो फैला हुआ 7.33% फैला हुआ है। उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में कौन सा स्थान रखता है? चौथा स्थान रखता है। और उत्तर प्रदेश से 3 वे राज्य कौन कौन से हैं जो उत्तर प्रदेश से भी बड़े हैं? एक तो राजस्थान की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश से भी बड़ा है। मध्य प्रदेश की बात करते हैं, ये भी सबसे बड़ा है, ठीक है, उससे बड़ा है। फिर उसके बाद अगर आप देखते हैं तो महाराष्ट्र भी उत्तर प्रदेश से बड़ा है। ऐसे में अगर आप देखें तो उत्तर प्रदेश से 3 बड़े राज्य हैं और उत्तर प्रदेश चौथे नंबर पर है। लेकिन उत्तर प्रदेश एक जगह बोलता है कि तुम हमें सिर्फ क्षेत्रफल में पीछे कर सकते हो, लेकिन जनसंख्या में हम तुमसे पहले आ जाएंगे। समझ रहे हैं? ये देखिए, जनसंख्या में अगर आप देखते हैं तो उत्तर प्रदेश जो है भारत का नंबर 1 राज्य है जहां पर सबसे ज्यादा जनसंख्या मौजूद है। आप सोचिए कि हमारे राज्य के लोग अपने आप में अद्भुत हैं। हाँ, कहीं ना कहीं चीजें बढ़ाते रहते हैं, कहीं कम तो कहीं ज्यादा, कभी खुशी कभी गम में अपना काम करते रहते हैं। ठीक है, जहां इनको लगा कि भैया हम सबसे पीछे है ना, वहां जनसंख्या बढ़ा देते हैं। ठीक है, और जहां इनको ये लगा कि अब हम पीछे हो रहे हैं तो उतनी वो मेहनत करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, और उसके बाद है गुजरात है। ठीक है, चलिए, मुझे लगता है कि मेरी बातें आप तक पहुंच गई होंगी और आप लोग सारी बात समझ गए होंगे। उत्तर प्रदेश का जो सीमावर्ती देश है वो है नेपाल है। इसके बारे में भला कौन नहीं जानता है? ठीक है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के कुछ लोग जो दारू होता है ना, जिसे वाइन कहा जाता है, शराब की बात करते हैं, वही शराब जो है शराब बनाने के लिए वो लोग पहुंच जाते हैं नेपाल। उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती राज्यों के बारे में हमारी बातचीत हो चुकी है, तो इन पर आप हमारी डिस्कशन नहीं होगा। उत्तर प्रदेश का सबसे ज्यादा जो राज्य है, मतलब उत्तर प्रदेश के राज्यों के साथ सबसे ज्यादा स्पर्श करने वाला जो जिला है वो है सोनभद्र। तो यहाँ पर हमारी डिस्कशन अब नहीं होगी। आइए अब हम बात करते हैं, कुछ चीजें हमने अपडेट किया हुआ है, ठीक है, इसको हम समझते हैं। ऐसे में अगर आप देखें तो एनसीआर के क्षेत्र में आने वाले उत्तर प्रदेश के कौन कौन से जिले हैं? ये 8 जिले हैं। आपके एग्जामिनेशन में यहां से प्रश्न बन सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा। यहां से जब प्रश्न बनेंगे तो आपका माथा जो है ठनक जाएगा। आपको लगेगा कि यार क्या क्वेश्चन पूछ लिया, पढ़ाए तो मास्टर ने सब पढ़ाया था, बोला भी था कि जो पढ़ाऊंगा एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो इसलिए हमने वो सारी चीजें रख दिया है नोट्स में, ताकि आपके दिमाग में जो बातें हैं वो बिल्कुल क्लियर रहे। ठीक है, हमने आपसे प्रॉमिस किया है तो आपके अपने प्रॉमिस को मैं नहीं तोड़ूंगा। तो उत्तर प्रदेश के 8 ऐसे जिले हैं जो एनसीआर के क्षेत्र में आते हैं। सबसे पहली बात कर लेते हैं मेरठ, दूसरी बात करते हैं गाजियाबाद की बात करते हैं, भला कौन नहीं जानता है। तीसरी बात करते हैं गौतम बुद्ध नगर की बात करते हैं। तो ये जो जिला है उत्तर प्रदेश का सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा वाला जिला है। गौतम बुद्ध नगर की बात करते हैं ना, नोएडा की बात करते हैं, यहाँ सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं। फिर अगर आप देखते हैं तो फिर उसके बाद है बुलंदशहर की बात करें, फिर उसके बाद है हापुड़ की बात करते हैं। तो उत्तर प्रदेश का ये जो जिला है ना हापुड़, इसकी बात करें ना तो उत्तर प्रदेश का जो हापुड़ जिला है ना, ये सबसे छोटा जिला है उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं बागपत की बात करते हैं, उसके बाद मुजफ्फरनगर, और उसके बाद है शामली। हाँ, तो 8 ऐसे जिले हैं जो एनसीआर के क्षेत्र में आते हैं। ध्यान रखिएगा कि एनसीआर के क्षेत्र में आने वाले, यानी कि दिल्ली के से लगे हुए बॉर्डर की बात करते हैं तो एक तो मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़, बागपत, मुजफ्फरनगर और शामली की बात करते हैं। ये सारे एनसीआर के क्षेत्र में आते हैं, यानी कि दिल्ली के क्षेत्र में आते हैं। ये जिले याद रखिएगा। आइए अब हम बात करते हैं वो महत्वपूर्ण पॉइंट के बारे में जहां से हमारे एग्जामिनेशन में प्रश्न बनना कहीं ना कहीं कह सकते हैं 100% चीजें हो ही सकती हैं। जैसे उत्तर प्रदेश के ऐसे मुख्यमंत्री कौन है जो क्या हुए भारत में, जो आगे चलकर भारत के प्रधानमंत्री भी बने। उत्तर प्रदेश के ऐसे कौन से वे मंत्री हैं या कौन कौन से मुख्यमंत्री हैं जो आगे चलकर भारत के प्रधानमंत्री भी बनते हैं या भारत के प्रधानमंत्री होने का भी गौरव मिलता है। ठीक है, सोचिए एक बार, उत्तर प्रदेश भारत का एक ऐसा राज्य है ना जो सबसे ज्यादा नेता कह सकते हैं पैदा करता है, और सबसे ज्यादा अगर आप देखें तो प्रधानमंत्री यहीं से बनते हैं उत्तर प्रदेश से। ठीक है, उत्तर प्रदेश में हमेशा ही नेताओं का कह सकते हैं गढ़ है। अगर किसी को कुछ भी ना आता रहे ना
अगर वो समझ ले, मैं कहता हूं किसी राज्य का व्यक्ति कुछ भी ना आता रहे ना, उत्तर प्रदेश में आकर राजनीति सीख ले, बस इतना करना सीख जाए, भैया प्रणाम, नमस्कार भैया, क्या हाल चाल है, सब सही चल रहा है कि नहीं जीवन में, ठीक है, और दिन भर प्रणाम करे, शाम तक उससे 100 200 500 1000 मिल जाएंगे, और एक आध काम छोटा मोटा इधर आता रहा है, आज जाति निवास में वो अपनी जिंदगी काट सकता है, मैं इतना गारंटी लेता हूं। ये है हमारे उत्तर प्रदेश की खासियत। तो उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं दोस्तों, वे कौन, जो आगे चलकर प्रधानमंत्री बने हैं, चौधरी चरण सिंह। एक वो चौधरी चरण सिंह हैं जिन्होंने एक बार जब ये मुख्यमंत्री थे तो पूरी शिक्षा व्यवस्था को ऐसा बना दिया था कि समझ लो कि किसी की ताकत नहीं थी पास होने की। उस समय लोग थर्ड डिवीजन भी जब पास हो जाते थे ना, वे अपने आप को महान समझते थे कि मैं इस पृथ्वी का अकेला व्यक्ति हूं जो एक तरह से मैंने फर्स्ट डिवीजन ला लिया। मतलब थर्ड डिवीजन को लोग क्या कहते थे, फर्स्ट डिवीजन लाना। क्योंकि जब ये समझ लो 100% में केवल 10% 20% ही बच्चे पास हो पाते थे, दूर दूर तक कोई नहीं। हमारे गांव में मैं आपको बताऊं, मेरा प्रयागराज है, मुझे याद है कुछ लोगों ने मुझे बताया था कि एक तरह से जब कल्याण सिंह के, चौधरी चरण सिंह नहीं, कल्याण सिंह की सरकार थी, सॉरी, कल्याण सिंह की सरकार में ऐसा था कि एक तरह से बहुत सारे लोग फेल हुए थे, ठीक है, इसमें कल्याण सिंह नहीं है, आगे बताऊंगा उनकी कहानी। अब उसके बाद है विश्वनाथ प्रताप की बात करते हैं, तो विश्वनाथ प्रताप की बात करते हैं तो ये भी कौन रहे हैं, ये प्रधानमंत्री, ये भी आगे चलकर बने हैं। अर्थात कहने का मतलब ये है कि उत्तर प्रदेश के दो ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो आगे चलकर क्या बने हुए हैं, तो प्रधानमंत्री बने हुए हैं। वो है चौधरी चरण सिंह की बात करते हैं और विश्वनाथ प्रताप की बात करते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश के ऐसे विधानसभा के अध्यक्ष जो आगे चलकर मुख्यमंत्री भी बने हैं। अद्भुत है चीजें, ये विधानसभा के अध्यक्ष होने के बावजूद आगे चलकर क्या होता है, आगे चलकर ये होता है कि ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी बनते हैं। यानी कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने का इन्हें गौरव प्राप्त होता है या सौभाग्य प्राप्त होता है। ये है श्री बनारसी दास जी की बात करते हैं और श्रीपति मिश्र की बात करते हैं। तो ये लोग ऐसे हैं जो विधानसभा के अध्यक्ष होते हुए भी आगे चलकर क्या होता है, ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जो आज विधानसभा का अध्यक्ष है ना, या जो कल विधानसभा के अध्यक्ष थे, परसों वही मुख्यमंत्री भी बनते हैं। प्रदेश के वे शासक बनते हैं, कह सकते हैं, जिनके हाथ में पूरा प्रदेश आ जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं 17वीं विधानसभा यानी कि 17th लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करते हैं। तो इसके अध्यक्ष कौन रहे, याद रखिएगा, लिख लीजिए चाहे, हृदय नारायण दीक्षित की बात करते हैं, इनका नेम याद रखना। देखिए, इसके पहले के जो विधानसभा चल रहे थे, जो अभी चल रही है ना, वो 18वीं, यहाँ 29 लिख उठा है, एक मिनट, हाँ ठीक है, अभी जो विधानसभा चल रही है दोस्तों, वो योगी आदित्यनाथ की बात करते हैं। तो एक जो विधानसभा चल रही है, ये 18वीं विधानसभा चल रही है। इसके पहले वाली विधानसभा जो थी वो थी 17वीं थी। तो 17वीं विधानसभा के अध्यक्ष कौन रह चुके हैं, तो श्री हृदय नारायण दीक्षित की बात करते हैं। तो श्री हृदय नारायण दीक्षित जो थे वे 17वीं विधानसभा के अध्यक्ष थे। उसके बाद 18वीं विधानसभा के अध्यक्ष कौन है, तो सतीश महाना की बात करते हैं। और ये कब से कब तक बने रहेंगे, 29 मार्च 2022 को ये बनते हैं और 29 मार्च 2027 तक क्या होगा, ये उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष बने रहेंगे। तो उत्तर प्रदेश के विधानसभा के अध्यक्ष या स्पीकर की बात करते हैं, अभी वर्तमान में कौन है, सतीश महाना। याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं सतीश महाना जी को। और इसके पहले भी मत भूलिएगा, इसके पहले वाले पॉइंट को, कि श्री हृदय नारायण दीक्षित की बात करते हैं। तो श्री हृदय नारायण जो है 17वीं विधानसभा के अध्यक्ष है। ठीक है, फटाफट अपनी कॉपी में लिखते चलिए ताकि आपके जीवन से धीरे धीरे संकट कम होते चले। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, उत्तर प्रदेश में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया, दैट मीन्स प्रेसिडेंट रूल की बात कर लेते हैं। तो प्रेसिडेंट रूल आर्टिकल 356 कह सकते हैं। आर्टिकल 356 को पहली बार यूज कब किया गया, आर्टिकल 356 की बात